ले जाओ इस खूबसूरत आंधी को, इस रंगीन फितने को, और जिंदा दीवार में चुनवा दो। के आसिफ ने 1944 में जब मुगले आजम बनाने का सपना देखा था तो वह चांद चुराकर लाने से कम ना था। पहली कोशिश नाकाम हुई तो भी दीवाने को अपनी जिद से बाज आने से इनकार था। जब फिल्म बनाने वाला आसिफ जैसा दीवाना हो जो हर काम को परफेक्शन से भी एक कदम आगे की हद तक जाकर काम करने का आदी हो तो उस दीवानगी की दास्तानें सदियों तक दोहराई जाती हैं। के आसिफ बहुत ही महीन काटने वाले इंसान थे। फिल्म के हर छोटे से छोटे किरदार का ऑडिशन वे खुद किया करते थे। मुगले आजम के लगभग सभी किरदार चुने जा चुके थे, लेकिन फिल्म का सबसे अहम किरदार ही गायब था, अनारकली का। हालत यह थे कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन अनारकली का कहीं पता ही नहीं था। आखिर एक जगह आकर यह शूटिंग भी रोकनी ही पड़ी, क्योंकि बिना अनारकली आगे कोई सीन शूट करना मुमकिन ही नहीं था। घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मजमाए हमारा मंच। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे बॉलीवुड की महान फिल्म मुगले आजम की नायिका अनारकली की तलाश की दास्तान। रहस्य और रोमांच से भरपूर यह दिलचस्प गाथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बगल में दिखाई दे रहे घंटी के निशान को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, लगाते हैं आज का मजमा मुगले आजम के शाही दरबार में। तैयार हो? जैसा कि आपको पहले बताया कि 1944 में के आसिफ ने पहली दफा जब मुगले आजम बनाई थी तो वो फिल्म अधूरी ही रह गई थी। तब शहजादे सलीम का किरदार निभा रहे थे डीके सप्रू और अनारकली थी नरगिस। 1944 में शहजादा सलीम बने डीके सप्रू की अनारकली बनी नरगिस ने दिलीप कुमार की अनारकली बनने से साफ इनकार कर दिया था। इस इनकार के पीछे भी कई कहानियां हैं। पहली कहानी तो यह है कि उस दौर में नरगिस राज कपूर के बीच एक बेहद मजबूत और गहरा रूमानी रिश्ता कायम हो चुका था और राज कपूर नहीं चाहते थे कि नरगिस दिलीप कुमार के साथ काम करे, और नरगिस के लिए उस वक्त राज कपूर का हर लफ्ज़े आसमानी था। दूसरी वजह यह कि आसिफ की ही फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान नरगिस और उसकी मां जद्दन बाई दिलीप कुमार और के आसिफ दोनों से ही बेहद खफा हो चुकी थी। दिलीप कुमार ने आसिफ से अपने ताल्लुकात का बेजा इस्तेमाल करके फिल्म में नरगिस के साथ कुछ गैर जरूरी इंटीमेट सीन शामिल करवाए थे। उसी के साथ दिलीप और आसिफ दोनों ही नरगिस पर डोरे भी डाल रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद और नरगिस के कतई इनकार के बाद आसिफ ने नूतन को अनारकली के लिए चुन लिया। तमाम बातचीत भी तय हो गई, लेकिन फिर अचानक ही नूतन ने इनकार भी कर दिया। कुछ लोग इसकी वजह भी फिल्म की कास्टिंग में दिलीप कुमार के शामिल होने को मानते हैं। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद जब नूतन का इनकार इकरार में ना बदल सका
तो एक बार फिर से आसिफ के सामने सवाल था कि आखिर कौन होगी उसकी अनारकली। यूं तो ना जाने कितनी ही हीरोइनें अनारकली बनने को बेताब थी, लेकिन इनमें से एक भी आसिफ की नजर में बसी अनारकली के जलवों से मेल नहीं खाती थी। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। गन बन आसिफ यूं भले ही बड़े यारबाज इंसान थे, लेकिन अपने काम में एक रत्ती भर का समझौता नहीं करते थे, फिर चाहे दिलीप कुमार जैसा जिगरी दोस्त ही सामने क्यों ना हो। शूटिंग के दौरान जब दिलीप कुमार ने शिकायत की कि पृथ्वीराज के संवाद इतने तगड़े हैं कि उनकी सलीम वाली भूमिका दब रही है, तब आसिफ का जवाब था, मैं मुगले आजम बना रहा हूं, सलीम आजम नहीं। दिलीप कुमार ने अनारकली के लिए तब की एक हीरोइन विजय लक्ष्मी का नाम आगे बढ़ाया, तो आसिफ ने मुस्कुराकर ही इनकार कर दिया। खुद आसिफ दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान की बीवी बेगम पारा, जो कि उस वक्त पिनअप गर्ल के नाम से मशहूर बोल्ड हीरोइन थी, उसके बारे में भी कुछ देर सोचते रहे। लेकिन इन तमाम हीरोइंस की कई सारी खूबियां गिनकर बैठते तो अचानक ही आंखों में बसी अनारकली की मूरत सामने आ खड़ी होती। इस एक मूरत के आगे उसे हर सूरत बेजान नजर आती और इन हसीन चेहरों को जहन से बाहर निकालते हुए जुबां पर एक ही जुमला आ जाता, लेकिन वो बात कहाँ। देख पाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। एक बार सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। उस दौर में रीता हैवर्थ हॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत हीरोइन थी और वह दिलीप कुमार की पसंदीदा अदाकारा थी। दिलीप कुमार ने रीता हैवर्थ को अनारकली का रोल ऑफर करने का प्रस्ताव आसिफ के सामने रखा तो आसिफ को भी यह बात जम गई। उन्होंने फौरन ही रीता हैवर्थ को अनारकली की भूमिका का न्योता देते हुए प्रस्ताव भेज दिया। उस वक्त की यह एक बड़ी खबर थी, लेकिन बात यहां भी ना बनी। रीता हैवर्थ ने तार का जवाब तक देना मुनासिब ना समझा। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। अब आसिफ ने अपनी तलाश का दायरा फिल्मी दुनिया के बजाय सारी दुनिया को कर लिया। देश भर के अखबारों में इश्तिहार छपवाकर नई लड़कियों को किस्मत आजमाने और अनारकली का रोल करने की दावत दी गई। 8 फरवरी 1952 को अंग्रेजी के फिल्मी साप्ताहिक स्क्रीन में भी इसका इश्तिहार छपा, जिसमें 16 से 22 बरस की उम्र की लड़कियों को अपना मुकद्दर आजमाने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिल्म इंडिया में भी कुछ इसी तरह का मजमून था। इसके बाद भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद जैसे कई शहरों में सैकड़ों लड़कियों के इंटरव्यू लिए गए। इस सारी कसरत के नतीजे में कुल 8 लड़कियों को बंबई तक बुलाया भी गया, लेकिन आखिरी इम्तिहान में इनमें से एक भी लड़की खरी ना उतरी। इस तलाश के नतीजे में अनारकली तो ना मिली, लेकिन अनारकली की छोटी बहन सुरैया की भूमिका के लिए एक बेहतरीन चेहरा जरूर मिल गया था। ये चेहरा था इंदौर की शीला दलाया का, जो उस वक्त महज एक कॉलेज स्टूडेंट थी।
है इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, छनकार की बातें करते हैं। अनारकली की तलाश में नाकामी से नाउम्मीद आसिफ ने एक बार फिर नूतन को राजी करने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। उधर नूतन भी अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार ना थी। उल्टे उन्होंने आसिफ को सलाह दी कि अनारकली के रोल के लिए उनसे ज्यादा बेहतर नरगिस और मधुबाला रहेंगी। आसिफ एक बार फिर उसी मोड़ पर आ पहुंचे जहां उनके पास महज अनारकली का एक ख्वाबी चेहरा था। वह चेहरा एक जाने पहचाने चेहरे से बहुत मेल खाता था और वह चेहरा था मधुबाला का, जो रह रहकर आसिफ की नजरों के सामने फ्लैश होता रहता था। उन्हें इस चेहरे में अपनी अनारकली का अक्स नजर आता था, लेकिन कुछ पुरानी तल्ख यादें आसिफ के पांव रोक लेती थी। अरसा पहले किसी दूसरी फिल्म के सिलसिले में आसिफ ने मधुबाला को साइन करने की कोशिश में बड़ी जिल्लत का सामना किया था। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान के बर्ताव और काम करने की सख्त शर्तों की वजह से आसिफ को अपमानित होकर खाली लौटना पड़ा था। इस हादसे की याद आसिफ के पांव को मधुबाला के घर जाने से रोक लेती थी। खुद अपनी जिल्लत और ख्वारी ना करना, किसी कमजर्फ से यारी ना करना, न गिर जाना रईस अपनी नजर से, कभी तौहीने खुददारी ना करना। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। उन दिनों एस नजीर नाम के एक एक्टर थे। मधुबाला के घर में उनका बहुत आना जाना था। उन्होंने आसिफ को मधुबाला का संदेशा पहुंचाया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं, और एक दिन स्टूडियो में मधुबाला आसिफ से मिलने आती हैं और उनसे कहती हैं कि उसे मुगले आजम में काम जरूर करना है। वालिद साहब से बात करें तो उनकी तमाम शर्तें मान लें। वो शर्तें सिर्फ वालिद साहब को खुश करने के लिए होंगी। काम तो मुझे करना है और मेरी तरफ से आप पर कोई शर्त लागू नहीं होगी। आसिफ साहब को यह सुनकर बेइंतहा खुशी हुई। हीरोइन खुद कह रही थी कि हर शर्त पर काम करेगी, और क्या चाहिए। आसिफ तो खुद उसे लेना चाहते थे, मगर डरते थे, एक तो खान साहब की शर्तों से और दूसरे इस बात से कि दिलीप कुमार और मधुबाला में अनबन है। यहां तक कि दोनों में बोलचाल भी नहीं थी, और कहां तो एक वक्त उन दोनों में इतना प्रेम था कि शादी की भी तैयारियां हो गई थी। खैर, इसी मौके पर दिलीप कुमार के बड़े भाई साहब भी आए और कह गए कि मधुबाला को ले लिया जाए तो दिलीप की तरफ से कोई ऐतराज ना होगा। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। शफक धनक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या जब प्यार किया तो। दिलीप मधुबाला के बीच बोलचाल बंद थी। दोनों ही इस खामोशी की दीवार को तोड़ना चाहते थे। साथ काम करना इसका सबसे मुफीद हल था। इस कास्टिंग के पीछे एक तरफ दिलीप कुमार का बड़ा हाथ था तो दूसरी तरफ मधुबाला की चाहत। दो हंसों के इस जोड़े को साथ देखने की तमन्ना रखने वाले हमदर्दों ने मिलकर शतरंज की एक बाजी बिछाई। एक ऐसी बाजी जिसके बारे में अताउल्ला खान को जरा भी अंदाजा न हो पाया कि इस खेल में बाकी तमाम खिलाड़ी आपस में पूरी तरह मिले हुए हैं। बहरहाल मधुबाला की आमद के साथ ही अनारकली को आखिर उसकी आत्मा और आसिफ को उसकी अनारकली मिल गई। अकबरी दरबार के इतिहास लिखने वालों ने भले ही अनारकली के वजूद को नकार दिया हो, लेकिन के आसिफ ने मधुबाला को अनारकली बनाकर इतिहास की हर किताब में एक नया वर्क जोड़ दिया, जिसमें अनारकली एक
हकीकी किरदार बनकर सामने आता है। जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह मुझे बेसब्री से इंतजार है आपके लाइक्स और कमेंट्स का। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से यशदीप कौशिक का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और बेहद शुक्रिया।